तो आज अपन बात करने वाले हैं ईरान में हिजाब का इतिहास क्या है। और अपन यह भी जानेंगे कि ईरान में जो वर्तमान घटना चल रही है, महसा अमीनी की मौत के कारण पूरी दुनिया में हिजाब का विरोध चल रहा है, उस पर भी बात कर लेंगे। और साथ ही साथ अपन यह भी समझ लेंगे कि पूरी दुनिया में हिजाब का झगड़ा और भारत में जो झगड़ा चल रहा है हिजाब का, वो क्या है। तो इन तीन चीजों को अपन समझ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्तमान झगड़े की, कि वर्तमान में जो ईरान में जो झगड़ा चल रहा है वो क्या है। एक लड़की थी 22 वर्षीय, 22 वर्ष की एक लड़की थी जिसका नाम था महसा अमीनी। महसा अमीनी की मौत हो जाती है। उसने हिजाब सही ढंग से नहीं पहन रखा था। मोरल पुलिस उसको, वहां की जो पुलिस है वो पकड़ती है और उसे बुरी तरीके से पीटती है और जेल में उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण ये घटना ट्रेंडिंग में चल बैठती है और पूरी दुनिया में हिजाब का विरोध शुरू हो जाता है। इसी के बारे में समझते हैं अपन। महसा अमीनी जो है वो ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में एक शहर पड़ता है, सकेज नामक शहर। उसी सकेज शहर की रहने वाली थी और वो अपने सकेज शहर से ईरान की राजधानी तेहरान जा रही थी। वो ईरान की राजधानी तेहरान जा रही थी, तब रास्ते में मोरल पुलिस उसको पकड़ लेती है स्टेशन पर। स्टेशन पर उसको इसलिए पकड़ा जाता है मोरल पुलिस के द्वारा क्योंकि वो हिजाब सही ढंग से नहीं पहन रखी थी। अब ये मोरल पुलिस क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मोरल पुलिस को 2005 में बनाया गया था। 2005 में इस मोरल पुलिस को बनाया गया था और इस मोरल पुलिस का काम ही यही होता है कि जो लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं उनको पकड़े और उन्हें सजा सुनाए। ऐसी वहां पर पुलिस बनाई गई है और ये जो पुलिस है वो सार्वजनिक स्थलों पर ही ज्यादातर तैनात रहती है। तो ये था वो झगड़ा जिसमें महसा अमीनी को पुलिस पकड़ती है क्योंकि उसने हिजाब सही ढंग से नहीं पहना था। और वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो उसके मौत के बारे में बता रहे हैं कि जब महसा अमीनी को पकड़ करके वैन में पुलिस डालती है, तो वो जब वैन में डाल रहे थे महसा अमीनी को पकड़ करके, तो उसको वैन में पीटते हैं बुरी तरीके से, जिसके कारण वो कुछ घंटों बाद ही कोमा में चली जाती है। ऐसा वहां पर जो मौजूद लोग थे वो बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपन कि उसको जेल में ले जाया जाता है। महसा अमीनी को जेल में ले जाया जाता है और जेल में उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसके कारण उसके सर पर चोट लग जाती है और उसकी हो जाती है मौत। ये जो घटना थी वो थी 13 सितंबर की। 13 सितंबर के दिन उसको पकड़ा गया था। 13 सितंबर 2022 के दिन उसको पकड़ा गया था। अब 13 सितंबर 2022 को उसको पकड़ा गया, बुरी तरीके से पीटा गया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और 16 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद हिजाब, पूरी दुनिया में इसका विरोध शुरू हो जाता है हिजाब का, और पूरी दुनिया में महिलाएं अपने बुर्के को जला रही है, अपने हिजाब को जला रही है और जो अपने बाल हैं उनको भी काट रही है और प्रदर्शन कर रही है, दिखा रही है कि हमें हिजाब नहीं पहनना है। ऐसा पूरी दुनिया में दिखा रही है। अब महसा अमीनी की मौत के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि जो महसा अमीनी की मौत है उसके पीछे कारण क्या था। तो महसा अमीनी की जो मौत हुई है वो वहां की जो मोरल पुलिस है वो बोल रही है कि सर पर चोट नहीं बल्कि हार्ट अटैक आया है। महसा अमीनी को हार्ट अटैक आया है जिसके कारण उसकी मौत हुई है, लेकिन उसको हार्ट अटैक नहीं आया था। कुछ हैकर्स लोग ने हॉस्पिटल की रिपोर्ट को चोरी किया है और उस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसके सर पर चोट लगी थी जिसके कारण उसकी मौत हुई है। और जो लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं वो सभी लोग ऐसा ही मान रहे हैं कि उसके सर पर चोट लगी थी जिसके कारण ही उसकी मौत हुई है और वो चोट मोरल पुलिस ने ही मारी थी जिसके कारण ही उसकी मौत हो जाती है। तो ये था जो मसला जो ईरान में अभी हाल ही में चला है, इसके बारे में अपन ने जाना। अब अपन बात कर लेते हैं कि भारत में भी एक झगड़ा चला था कर्नाटक में, जिसमें जो कॉलेज की लड़कियां थी उनसे रिलेटेड वो झगड़ा था, जिसमें महिला, वो कॉलेज की लड़कियां हिजाब पहन करके कॉलेज में आई थी, तो वो झगड़ा था। तो वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कर्नाटक वाला झगड़ा, वो केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में पता चलता है कि वो जो केस था वो था कि भारत की जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनने की स्वतंत्रता मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से। वो चाहती है कि हिजाब पहना जाए, हमें हिजाब पहनने दिया जाए।
ऐसा भारत की महिलाएं चाह रही है। लेकिन अपन ईरान की स्थिति को देखें तो ईरान की महिलाएं जो हैं वो हिजाब का विरोध कर रही है, और वो तो हिजाब का विरोध कर ही रही है ईरान की महिलाएं तो, लेकिन ईरान की महिलाओं के साथ साथ ही पूरी दुनिया में हिजाब का विरोध हो रहा है। तो ये थी भारत और कर्नाटक के झगड़े की बात। अब अपन बात करते हैं ईरान में हिजाब का इतिहास क्या है। तो ईरान में हिजाब का इतिहास शुरू होता है वर्ष 1936 से। वर्ष 1936 में कानून बनाया जाता है, एक तरीके से नियम लागू कर दिए जाते हैं वहां के राजा के द्वारा। पहलवी वंश का वहां पर शासन था, और पहलवी वंश के रेजा शाह वहां पर शासन चला रहे थे। तो राजा थे रेजा शाह, और रेजा शाह वहां पर वर्ष 1936 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कारण पूरे के पूरे ईरान में हिजाब पर प्रतिबंध लग जाता है। और जो महिलाएं घर से बाहर निकलती थी हिजाब पहन करके, बुर्का पहन करके, तो उनको परेशान किया जाता था, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा परेशान किया जाता था, वहां की पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता था, ताकि वो हिजाब पहनना छोड़ दें, क्योंकि वहां के राजा को हिजाब पसंद नहीं था, जिसके कारण वो प्रतिबंध लगा देते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि रेजा शाह के पुत्र आते हैं। रेजा शाह के पुत्र का नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। तो उनको मोहम्मद रेजा पहलवी कह सकते हैं, और अपने रेजा पहलवी के नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो बात करते हैं मोहम्मद रेजा पहलवी की। तो मोहम्मद रेजा पहलवी वर्ष 1949 में नया संविधान लागू करते हैं वहां पर, और उस नए संविधान में वो भी अपने पिता की तरह ही हिजाब पर प्रतिबंध जारी रखते हैं। वो, और रेजा पहलवी की बात करें तो रेजा पहलवी वेस्टर्न कल्चर को बहुत पसंद करते थे, पश्चिमी देशों की जो संस्कृति थी उसको पसंद करते थे, और ईरान में जो स्थिति थी वो हिजाब की थी, तो वो हिजाब पर प्रतिबंध लगा देते हैं अपने नए संविधान में। और वर्ष 1953 में वहां पर एक तख्ता पलट होता है। वर्ष 1963 में ईरान में तख्ता पलट हुआ था यूके और यूएसए के कारण। यूके और यूएसए के कारण वर्ष 1953 में तख्ता पलट हुआ, जिसमें वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनको पद से हटा दिया जाता है, और रेजा पहलवी को ही राजा के रूप में अपना लिया जाता है। रेजा पहलवी ही शासक बन बैठते हैं। तो ऐसा वर्ष 1953 में होता है। 1953 में 19 अगस्त 1953 की यह घटना है, ईरानी तख्ता पलट। अब बात कर लेते हैं अपन 1953 के बाद में 1963 की। 1963 में ये जो रेजा पहलवी वहां के राजा हुआ करते थे, वो एक नया ही श्वेत क्रांति चलाते हैं। एक श्वेत क्रांति चलाते हैं जिसमें उन्होंने ईरान में सामाजिक और आर्थिक सुधार करने की कोशिश करते हैं। ईरान में सामाजिक और आर्थिक सुधार करने के लिए वो क्या करते हैं, श्वेत क्रांति चलाते हैं। अब इस श्वेत क्रांति का मकसद क्या था, सामाजिक और आर्थिक सुधार करना, और इसी सामाजिक और आर्थिक सुधार के अंदर वो हिजाब भी आ जाता है कि हिजाब से छुटकारा पाना, तो ऐसा भी वहां पर आ जाता है। और वर्ष 1963 से ही एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था आयतुल्ला खुमैनी। आयतुल्ला खुमैनी नाम का एक व्यक्ति आता है, और वो कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था। वो इस्लाम धर्म को मानता था और हिजाब को भी मानता था, जिसके कारण उसकी झगड़ा हो जाता है रेजा पहलवी के साथ में। तो एक तरफ रेजा पहलवी और दूसरी तरफ आयतुल्ला खुमैनी। आयतुल्ला खुमैनी कट्टर मुस्लिम था, रेजा पहलवी अपने देश का विकास करना चाहते थे, श्वेत क्रांति चला रहे थे, और आयतुल्ला खुमैनी जो है वो उसी श्वेत क्रांति का विरोध कर रहे थे। तो ये वहां पर चलता है इन दोनों के बीच झगड़ा। और अगले ही साल वर्ष 1964 में आयतुल्ला खुमैनी को देश निकाला दे दिया जाता है, उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता है। आयतुल्ला खुमैनी को, आयतुल्ला खुमैनी क्या करते हैं, देश से निकल जाते हैं और जाकर के फ्रांस में रहने लग जाते हैं। अब जब आयतुल्ला खुमैनी फ्रांस में रह रहे थे तो वो ईरान के जो मौलवी लोग थे उनके साथ में उनका जुड़ाव था आयतुल्ला खुमैनी का। तो सितंबर महीने के आते आते, वर्ष 1978 की बात है, वर्ष 1978 में सितंबर महीने के आते आते, सितंबर महीने के आसपास की घटना है कि वो मौलवी लोग जनता को भड़काना शुरू कर देते हैं। कारण क्या था, क्या कि जो मौलवी लोग थे वो किसके साथ में जुड़े हुए थे, मौलवी लोग जुड़े हुए थे आयतुल्ला खुमैनी के साथ में, और आयतुल्ला खुमैनी के कहने पर वो मौलवी लोग जनता को भड़का देते हैं।
मौलवी कट्टर मुस्लिम था, मौलवी लोग तो कट्टर मुस्लिम थे ही, आयतुल्लाह खुमैनी के भड़कावे में आ गए और जनता को भड़का देते हैं। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि श्वेत क्रांति तो इस्लाम पर चोट है, इसलिए इस ऐसे शब्दों का वो लोग मौलवी लोग प्रयोग करते हैं और सितंबर 1978 में जनता को भड़का देते हैं और जनता भड़क जाती है और पूरे ईरान में एक क्रांति हो उठती है। क्रांति शब्द की बात करें तो क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। तो वहां पर राजतंत्र चल रहा था। वर्ष 1979 की बात कर लेते हैं। वर्ष 1979 में ईरान में क्रांति होती है। आयतुल्लाह खुमैनी को जनता वापस बुलाना चाहती है, अपने ही देश में वापस बुलाना चाहती है और वहां पर जनता की मांग होती है कि आयतुल्लाह खुमैनी को वापस बुलाया जाए और जनता भड़क उठती है। रेजा पहलवी का विरोध शुरू होता है, जिसके कारण 16 जनवरी 1979 को रेजा पहलवी को अपना ही देश छोड़ करके भागना पड़ता है। तो रेजा पहलवी क्या करते हैं? अपना देश छोड़ करके वर्ष 1979 में चले जाते हैं। अपन पढ़ रहे हैं ईरान के जो ईरानी क्रांति हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकला। रेजा पहलवी 16 जनवरी 1979 को अपना देश छोड़ करके भाग जाते हैं। कहाँ रहने चले जाते हैं? वो चले जाते हैं यूएसए में। वो यूएसए रहने के लिए चले जाते हैं रेजा पहलवी। और रेजा पहलवी का एक विपक्षी हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था शापोर बख्तियार। जब रेजा पहलवी 16 जनवरी 1979 को अपना देश छोड़ रहे थे, उस समय शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं और वो खुद चले जाते हैं यूएसए। अब वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर जाते हैं शापोर बख्तियार को। अब रेजा पहलवी से ही नहीं संभल रही थी जनता, तो शापोर बख्तियार से क्या संभलती। तो शापोर बख्तियार क्या करता है? जनता की मांगों को मान लेता है। जनता जैसे बोल रही थी वैसा करना शुरू कर देते हैं। और शापोर बख्तियार क्या करते हैं? शापोर बख्तियार आयतुल्लाह खुमैनी को फ्रांस से वापिस अपने देश ईरान बुला लेते हैं, जिसके कारण रिजल्ट यह निकलता है, पूरा का पूरा निष्कर्ष यह निकलता है कि ईरान में एक ऐसा बदलाव होता है जहां पर राजतंत्र हुआ करता था, वहीं एक नया कानून लागू हो जाता है जो कि शरीयत के आधार पर चलने वाला था। शरीयत के आधार पर चलने वाला कानून कौन सा होता है? तो शरीयत के आधार पर चलने वाला कानून वही होता है जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चलेगा, धर्म के आधार पर चलेगा, उसे ही शरीयत का कानून बोला जाता है। तो वर्ष 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के अंडर में एक नया संविधान तैयार किया जाता है और वो संविधान क्या था? वो संविधान शरीयत का कानून था, वो वहां पर लागू हो जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो कानून था वो लागू हो गया। अब ये जो हिजाब का जो कानून है वो कब लागू हुआ? तो वर्ष 1979 में शरीयत का कानून लागू हो जाता है। वर्ष 1981 के अंदर क्या होता है? 1981 में हिजाब मैंडेटरी लॉ पास हो जाता है। मैंडेटरी हिजाब लॉ पास हो जाता है। अब ये जो मैंडेटरी हिजाब लॉ है वो कब पास हुआ? वर्ष 1981 में। और इसी के आर्टिकल नंबर 638 में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर अपने शरीर को ढक करके रखेगी। ऐसे कुछ नियम बना दिए गए हैं। आर्टिकल 638 आप पढ़ोगे तो आपको वहां पर बहुत सी जानकारियां मिलेगी कि महिलाओं को अपने हाथों को ढकना है, पैरों को ढकना है, केवल आंखें खुली रहनी चाहिए, बाकी सब कुछ ढक करके रखती हैं। ऐसा कुछ वहां पर आर्टिकल 638 में जो हिजाब मैंडेटरी लॉ है उसमें कानून बना दिया जाता है। और जब ये कानून बन जाता है तो इसका विरोध भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ महिलाएं तो हर जगह पर मिल जाती हैं जो स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन वहां की जो महिलाएं हैं वो वहां पर विरोध शुरू हो जाता है। और इसी विरोध के चक्कर में वहां पर कुछ घटनाएं भी हुई है। अपन कह सकते हैं कि वहां पर हिजाब के विरोध में जो हुए हैं उनमें अपन देख सकते हैं नो टू हिजाब को, माई स्टेल्थी फ्रीडम को और व्हाइट वेनसडे के रूप में वहां पर विरोध चलते हैं। ये अभियान चलते हैं, नो टू हिजाब, माई स्टेल्थी फ्रीडम, व्हाइट वेनसडे, ये सब वहां पर क्या चलते हैं? वहां पर चलते हैं अभियान हिजाब के विरोध में। और वो महिलाएं बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है ऐसा सिस्टम। व्हाइट वेनसडे के अंदर वो सफेद कपड़े पहन करके ऐसा कुछ दिखाती है जिससे हिजाब का विरोध प्रदर्शित होता है। तो ये वहां पर चलता है, लंबे समय से चल रहा था। और 2022 में 13 सितंबर 2022 को एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें महसा अमीनी नाम की लड़की की
इसी हिजाब को लेकर के मौत हो जाती है और पूरी दुनिया में हिजाब का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये था ईरान का हिजाब का इतिहास। ईरान की क्रांति को भी अपन ने जान लिया, ईरान में हिजाब का इतिहास क्या है इसको भी अपन ने जान लिया, और अपन ने कर्नाटक का और पूरी दुनिया का जो हिजाब का झगड़ा है वो भी अपन ने देख लिया, और वर्तमान में महसा अमीनी का जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में भी अपन ने जान लिया। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।